नमस्कार दोस्तों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले दो वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल, डच और अंग्रेज अच्छे से कवर करा चुका हूँ। यदि आपने वे वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देख लें। और आप यूपीपीसीएस, आरओ या इनके समकक्ष किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर बहुत अच्छे स्तर पर जीएस पूछा जाता है तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि जीएस किस लेवल से आपको पढ़ना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेन तथा फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। तो आज हम पढ़ेंगे डेनिश के बारे में। तो डेनिशों को हम डेन भी कहते हैं, डेन जो कि डेनमार्क के थे। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जिसे हम डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में स्थापित हुई और इसकी पहली फैक्ट्री भारत में 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में बनी। त्रावणकोर जो है वो केरल के तंजौर जिले में है, केरल के तंजौर जिले में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेकंड फैक्ट्री 1676 ईस्वी में ये सीरमपुर में बनी, सीरमपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। डेन जो थे इन्होंने भारत में ज्यादा समय तक व्यापार नहीं किया और इनकी कम ही कंपनी थी। तो 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सारी कंपनी अंग्रेजों को बेच दी और यहां से चले गए। तो याद रखना, डेन के बारे में बस इतनी सी ही बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पीसीएस स्तर तक यहीं से प्रश्न बने हैं। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इसकी पहली फैक्ट्री की स्थापना भारत में त्रावणकोर में, केरल में हुई थी, जो कि तंजौर जिले में है। और इसकी सेकंड फैक्ट्री अर्थात दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सीरमपुर में स्थापित हुई, पश्चिम बंगाल में। और इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री 1745 ईस्वी में अंग्रेजों को बेच दी और यहां से व्यापारिक संबंध समाप्त करके भारत से चले गए। इसके बाद भारत में जो अगली व्यापारी कंपनी आई वो थी फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी भारत में आने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी, तो वो थी पुर्तगाल कंपनी। और सबसे अंत में जो कंपनी आई थी या सबसे अंत में भारत में जो आए थे वे थे फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में यहाँ का एक राजा था लुई 14। लुई 14 के एक मंत्री कोलवर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वास्तव में वहां के राजा लुई 14, वहां पर जो राजा होते थे उनको लुई, जैसे लुई 13, लुई 14, लुई 15 इस तरह से उनको जाना जाता था। तो जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1664 ईस्वी में वहां के राजा थे लुई 14 और उनके एक मंत्री कोलवर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस तरह से फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। क्योंकि पीसीएस ने यहां से क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तो याद रखना एक तो फ्रांसीसी और एक पुर्तगाली, ये दो कंपनी सरकारी कंपनी थी, जबकि डच, अंग्रेज और डेनिश ये तीन जो थी ये प्राइवेट कंपनी थी। तो आपको याद रखना है हमेशा कि पहली कंपनी और सबसे अंत वाली कंपनी, मतलब पहली पुर्तगाली कंपनी और सबसे बाद में फ्रांसीसी जो कंपनी आई थी, ये दोनों सरकारी थी, बाकी बीच की जो थी वो तीन वो प्राइवेट कंपनी थी। अब इन कंपनी की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन इनकी पहली फैक्ट्री भारत में 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो। तो 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी। उसके बाद एक वर्ष बाद
अर्थात 1669 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मरकरा। मरकरा के द्वारा मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। इस तरह से कह सकते हो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा स्थापित हुई, जबकि इनकी पहली फैक्ट्री भारत में 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई और दूसरी फैक्ट्री मरकरा के द्वारा मसूलीपट्टनम में 1669 में स्थापित हुई। उसके बाद यहां पर एक व्यक्ति 1673 में भारत में आया जिसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन फ्रैंको मार्टिन के द्वारा एक सूबेदार था जिसका नाम था शेर खान लोधी। शेर खान लोधी शेर खान लोधी से कुछ जमीन ली गई जहां पर इन्होंने पांडिचेरी बसाया और यहां पर एक किलेबंद फैक्ट्री स्थापित की जो कि फ्रांसीसियों की पूर्ण रूप से किलेबंद फैक्ट्री थी। इससे भी प्रश्न बने हैं, तो यहां पर आपको दो प्रश्न याद रखने हैं कि जो पांडिचेरी बसाया था वो किसके द्वारा बसाया गया था, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, और ये पांडिचेरी 1673 में बसाया गया था। और एक प्रश्न यहां से भी बना है कि फ्रांसीसियों की निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री थी जो पूर्ण रूप से किलेबंद थी, अर्थात चारों ओर से किलेबंद थी, वहां पर दूसरी सेना आकर के आक्रमण नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से यहां से प्रश्न बने हैं, तो याद रखना 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन के द्वारा वहां के सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी की जमीन ली गई और वहां पर पांडिचेरी नामक एक बस्ती बसाई गई, जो वहीं पर एक फैक्ट्री स्थापित की गई जो पूर्ण रूप से किलेबंद थी। उसके एक वर्ष बाद 1674 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में एक भूभाग लिया जहां पर चंद्रनगर नामक बस्ती बसाई और 1690 से 92 तक यहां पर एक फैक्ट्री स्थापित की जिसको चंद्रनगर की फैक्ट्री कहते हैं। तो यहां पर दो बस्ती ये काफी महत्वपूर्ण है। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन के द्वारा शेर खान लोधी से पांडिचेरी की भूमि ली गई और वहां पर पांडिचेरी नामक बस्ती बसाई गई जो पूर्ण रूप, अब यहां पर एक फैक्ट्री लगाई जो पूर्ण रूप से किलेबंद थी। और 1674 ईस्वी में बंगाल में चंद्रनगर के लिए भूमि ली गई और वहां पर चंद्रनगर बसाया गया और चंद्रनगर में एक फैक्ट्री 1690 से 92 के बीच में यहां पर स्थापित की गई। उसके बाद आगे देखेंगे हम आप वीडियो को बस अंत तक देखिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाई, जैसे 1720 में इन्होंने यनम को बसाया और यहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसी तरह से 1725 ईस्वी में इन्होंने माहे को बसाया और माहे में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1739 ईस्वी में इन्होंने कराईकल को बसाया और यहां भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब ये कहां पर थे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्होंने 1673 में पांडिचेरी को बसाया और यहां भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की जो पूर्ण रूप से किलेबंद थी। तो इन सबको आप देखोगे तो एक कुछ बात याद आएगी भौगोलिक कंडीशन पर। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, और पांडिचेरी के ये 4 जिले हैं, लेकिन ये चारों जिले बहुत अलग अलग स्थानों पर है। जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, कराईकल तमिलनाडु में है और यहां पर पांडिचेरी भी तमिल में है। तो ये किस तरह से बसे और किस तरह से आज केंद्र शासित प्रदेश बने इसको समझना होगा आपको।
जैसे कि मैं यहाँ पर दक्षिण भारत का एक हिस्सा ले रहा हूं, यहाँ पर ये केरल है और यहाँ पर ये तमिलनाडु है और ऊपर जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में मैप में जब सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा यनम। यनम एक पांडिचेरी, मतलब यहाँ पर पांडिचेरी का एक जिला है यनम। ये आंध्र प्रदेश में है जो कि फ्रांसीसियों के द्वारा बसाया गया था। अब यहाँ पर है पांडिचेरी और नीचे है कराईकल। तो यहाँ पर ऊपर पांडिचेरी है और यहाँ पर है कराईकल। ये दोनों तमिल में है। और माहे का नाम सुना होगा, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है, वो यहाँ पर स्थित है माहे। ये केरला में स्थित है। अब हुआ क्या, ये आज केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से बना, जब यहाँ पर फ्रांसीसी थे तो फ्रांसीसियों ने अपनी अलग अलग स्थानों पर बस्ती बसा रखी थी और यहाँ पर ही इनकी फैक्ट्री थी। जब भारत इनसे आजाद हुआ तो ये भारत को छोड़ करके नहीं गए, बल्कि 1954 में इनको यहाँ से भगाया गया। और जब इनको यहाँ से इनसे बस्ती खाली कराई गई तो जहां जहां पर बस्ती खाली हुई और इनके क्षेत्र में जो भारतीय रह रहे थे तो उन्होंने किसी राज्य में विलय होने से मना कर दिया, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा इनका अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके 4 जिले हैं। तो एक पांडिचेरी का एक जिला है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और 2 जिले हैं, एक पांडिचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु में है, और एक जिला है माहे। तो इसको भूगोल में हम इस तरह से इसको समझते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। इनके बाद इन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे इनका वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा, जिसके कारण जो अंग्रेज इनके प्रतिद्वंदी बनकर के पहले से ही भारत में उभर चुके थे, इन दोनों के मध्य आपस में शत्रुता का भाव पैदा हो गया और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये 3 युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध को हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के भी नाम से जानते हैं, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो कि 1746 से लेकर के 1748 में हुआ। दूसरा युद्ध हुआ जिसको हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो दूसरा आंग्ल फ्रांसिस युद्ध, मतलब सेकंड आंग्ल फ्रांसिस युद्ध, जो कि 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध था तीसरा कर्नाटक का युद्ध, जिसे हम तृतीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1758 से लेकर के 1763 के मध्य हुआ। अब ये 3 युद्ध हुए तो सही, लेकिन ये कर्नाटक वाला क्षेत्र था कहां पर, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसे आप कर्नाटक समझते हो उस कर्नाटक में ये युद्ध नहीं हुए थे। तो आपको इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। आइए इसको समझते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे वो किस स्थान पर हुए। तो वास्तव में वो कर्नाटक यहां पर था। अब आप कह रहे होंगे कि यहां पर कहां से कर्नाटक आ गया, कर्नाटक तो यहां पर है। तो इसको आपको समझने के लिए इसको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर भारत में मुगलों का शासन था और मुगल सत्ता उत्तर भारत में स्थापित थी। उनका एक दक्षिणी प्रांत था जिसको वो दक्षिणी सूबा के नाम से जानते थे। वो दक्षिणी सूबा था यहां तक, इस क्षेत्र तक था दक्षिणी सूबा। अब यहां पर ये दक्षिणी सूबा था और पूरे उत्तर भारत में मुगलों का शासन था। जब यहां पर मुगलों का शासन था तो फिर ये दक्षिणी सूबा किस तरह से आजाद हुआ, इसको थोड़ा सा समझना है। उत्तर भारत में मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका शासनकाल था 1719 से लेकर के 1748 तक। अब इनके समय में दक्षिण का सूबेदार था जिसका नाम था निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, जिसको हम चिंगीज खां के नाम से भी जानते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में निजामुल मुल्क ने दक्षिण के सूबे को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से स्वतंत्र करा लिया। और जब इसको स्वतंत्र करा लिया तो इसने हैदराबाद को स्वतंत्र राजधानी बना करके यहां पर शासन करने लगा।
जिस प्रकार निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिणी सूबे को स्वतंत्र कराया, उसी प्रकार इस कर्नाटक क्षेत्र का एक सूबेदार था जिसका नाम था सादत उल्ला खां। सादत उल्ला खां। इस सादत उल्ला खां ने निजामुल मुल्क से इस कर्नाटक क्षेत्र को स्वतंत्र करा लिया। इसको दोबारा समझिए, जो ये कर्नाटक का क्षेत्र था ये किस तरह से अस्तित्व में आया था। जो दक्षिणी सूबा था वो कभी मुगल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दक्षिण के सूबेदार निजामुल मुल्क ने लगभग 1725 में इस दक्षिणी सूबे को मुगल बादशाह से स्वतंत्र करा लिया और यहाँ पर स्वतंत्र राजा बनकर के यहाँ पर शासन करने लगा। और 1725 ईस्वी में इसने यहाँ पर जो हैदराबाद है, हैदराबाद को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। जिस प्रकार निजामुल मुल्क ने दक्षिणी सूबे को मुगल बादशाह से रिहा कराया, उसी प्रकार कर्नाटक क्षेत्र का एक सूबेदार था जिसका नाम था सादत उल्ला खां। सादत उल्ला खां ने निजामुल मुल्क से अपने कर्नाटक क्षेत्र को स्वतंत्र करा लिया और ये अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इसने मरने से पहले 1740 में, ये सादत उल्ला खां की बात है, तो कर्नाटक का पहला स्वतंत्र नवाब सादत उल्ला खां था। उल्ला खां, अब याद रखिए ये वो कर्नाटक नहीं है जहां पर युद्ध हुए थे, क्योंकि कर्नाटक वास्तव में ये है, लेकिन जो युद्ध हुए थे उसका कर्नाटक ये था। तो इस कर्नाटक का पहला स्वतंत्र जो नवाब बना था वो था सादत उल्ला खां। इसने मरने से पहले 1740 में अपने भतीजे दोस्त अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। अब हुआ क्या, अगले ही वर्ष 1741 में मराठों ने, जो कि महाराष्ट्र में मराठे थे, उन मराठों ने इस कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। और जब कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ का जो दोस्त अली था वो मारा गया। और जब दोस्त अली मारा गया तो इसका जो उत्तराधिकारी बनता वो चंदा साहब बनता, चंदा साहब। लेकिन चंदा साहब को मराठे उठा करके ले गए। दोबारा समझिए इसको, सादत उल्ला खां ने निजामुल मुल्क से इस कर्नाटक को स्वतंत्र करा लिया और उसने अपने भतीजे दोस्त अली को 1740 में कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। और इसका दामाद था चंदा साहब। अब अगले ही वर्ष 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और इसमें दोस्त अली मारा गया और चंदा साहब को ये मराठे कैदी बना करके ले गए। और जब कैदी बना करके ले गए तो जो कर्नाटक क्षेत्र था वो एकदम खाली हो गया, जिसको खाली देख करके निजामुल मुल्क ने यहाँ का अगला नवाब अनवरुद्दीन को बना दिया। अनवरुद्दीन। इस तरह से जो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ, कर्नाटक के पहले युद्ध के समय कर्नाटक का जो नवाब था वो अनवरुद्दीन था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहां पर किस तरह से कर्नाटक का पहला नवाब अनवरुद्दीन बना। क्योंकि देखो इसके बाद तो कर्नाटक का उल्लेख नहीं आता और पीसीएस में यहां से बहुत बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारी बातें आपको विस्तार से बतानी पड़ी। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से लेकर के 48 तक चला और इसका दूसरा नाम और है जिसको हम प्रथम आंग्ल फ्रांसिस युद्ध के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसिस युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसिस युद्ध 1746 से लेकर के 1748 तक चला। अब ये किस किस के मध्य हुआ था? आंग्ल मतलब अंग्रेजों और फ्रांसिस मतलब फ्रांसिसियों के मध्य। तो इस युद्ध में किस तरह से ये युद्ध प्रारंभ हुआ? वास्तव में यह युद्ध जो यूरोप में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वहां पर ऑस्ट्रिया का, उससे प्रेरित था। अब यहां पर इन्होंने आपस में युद्ध कर दिया, लेकिन तत्कालीन कारण जो बना
वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था वारनेट। वारनेट एक अंग्रेज था और यहां पर जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो था डुप्ले। डुप्ले इस अंग्रेज ने या अंग्रेज जो सैनिक अधिकारी था, इसने डुप्ले के जहाजों को कर्नाटक इस वाले क्षेत्र में रोक लिया, यहां पर रोक लिया। और जब कर्नाटक के क्षेत्र में इसको रोक लिया तो डुप्ले अपने जहाजों को छुड़वाने के लिए अनवरुद्दीन के पास गया, क्योंकि जो अनवरुद्दीन था वो उस समय कर्नाटक का नवाब था। अब अनवरुद्दीन के पास गया तो अनवरुद्दीन ने इस डुप्ले के जहाजों को या डुप्ले की सहायता करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अनवरुद्दीन और डुप्ले की सेना के मध्य एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं सेंट थोमा का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध, थोमे का युद्ध। यह युद्ध 1748 में लड़ा गया। सैन टोमे के युद्ध में अनवरुद्दीन की ओर से मुवारिज खां और डुप्ले की ओर से कैप्टन पैराडाइज लड़ा। अब यहां पर मुवारिज खां की सेना में लगभग 10,000 सैनिक थे, इसको थोड़ा सा समझना है। 10,000 सैनिक और पैराडाइज के पास मात्र 1,000 सैनिक थे। तभी पैराडाइज की सेना ने इस 10,000 सैनिकों की मुवारिज खां की सेना को कुछ ही घंटों में पराजित कर दिया और इसी वजह से यह युद्ध कई बार पूछा जाता है सैन टोमे का युद्ध, जो कि 1748 में। यह प्रश्न बन चुका है कि सैन टोमे का युद्ध जो था वो कर्नाटक के कौन से युद्ध से संबंधित था, तो ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित था। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से लेकर के 48 के मध्य हुआ था, जिसको हम प्रथम एंग्लो फ्रांसिस युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसका तत्कालीन कारण था कि अंग्रेज वारनेट के द्वारा डुप्ले के फ्रांसीसी डुप्ले या फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के जहाजों को कर्नाटक के क्षेत्र के पास रोक लिया गया, जिसके कारण डुप्ले अनवरुद्दीन से, जो कि कर्नाटक का नवाब था, इससे सहायता लेने के लिए पहुंचा, लेकिन अनवरुद्दीन ने इसकी सहायता करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण एक युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है सैन टोमे का युद्ध, जो कि 1748 में हुआ। अब इस युद्ध में अनवरुद्दीन की ओर से मुवारिज खां जो कि 10,000 सैनिकों के साथ लड़ा और दूसरी तरफ डुप्ले की ओर से कैप्टन पैराडाइज लड़ा, जिसके पास मात्र 1,000 सैनिक थे। और इन 1,000 सैनिकों ने बंदूकों और एक कुशल प्रशिक्षण के बल पर मुवारिज खां की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और इस तरह से यहाँ पर जो पहला युद्ध था इसमें डुप्ले विजय रहा और ये युद्ध वास्तव में एक्स ला सापेल जो कि यूरोप में एक संधि हुई थी, एक्स ला सापेल, इस संधि से समाप्त हुआ। तो इस तरह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। अगला हेडिंग डाल लीजिए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को हम द्वितीय एंग्लो फ्रांसिस युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1749 से लेकर के 54 तक चला। 1749 से लेकर के 1754 तक चला। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का तत्कालीन कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकारी और हैदराबाद के उत्तराधिकारियों के मध्य अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का बीच में दखल लेना। तो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसको अच्छे से समझिए। जैसे कि मैंने बताया था कि कर्नाटक में जो कर्नाटक का नवाब था वो अनवरुद्दीन था और कर्नाटक के नवाब, पहला नवाब था सादत उल्लाह खां। सादत उल्लाह खां ने अपना उत्तराधिकारी दोस्त अली को बनाया था, लेकिन मराठों का युद्ध होने के कारण दोस्त अली मारा गया और चंदा साहब को वो कैदी बना करके ले गए। लेकिन 1748 में, इस युद्ध से पहले 1748 में चंदा साहब मराठों की कैद से रिहा हो गया, तो वो इसी वजह से
कर्नाटक का नवाब बनने के लिए उसने अनवरुद्दीन के साथ युद्ध किया। दूसरी तरफ हैदराबाद जो था, हैदराबाद में जो निजामुल मुल्क शासन कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई 1748 में, और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा नासिर जंग और भांजा मुजफ्फर जंग, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। और इन्हीं युद्धों में एक तरफ अंग्रेज, एक पक्ष में अंग्रेज आ गए और दूसरे पक्ष में फ्रांसीसी आ गए, और इन दोनों का बीच में दखल देना ही कर्नाटक के द्वितीय युद्ध या द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध के का मुख्य कारण बना। तो इसको समझिए, जैसे कि मैंने बताया कि कर्नाटक में जो कर्नाटक का नवाब था वो था अनवरुद्दीन, और दूसरी तरफ जो कि मराठों की कैद से रिहा होकर के आया था जिसका नाम था चंदा साहब। चंदा साहब, इन दोनों के मध्य कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था। दूसरी तरफ हैदराबाद अब हैदराबाद का जो स्वतंत्र शासक था जिसका नाम था निजामुल मुल्क की 1748 में आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण इसका बेटा नासिर जंग और इसका भांजा मुजफ्फर जंग, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब इन दोनों के मध्य जब आपस में युद्ध हो रहे थे तो अब एक तरफ अंग्रेज आ घुसे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी। तो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया लॉर्ड क्लाइव ने। क्लाइव उस समय केवल एक क्लर्क के पद पर था और इसने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया। दूसरी तरफ चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांसीसी डुप्ले ने। तो ये फ्रांसीसी थे और ये अंग्रेज। जब इन्होंने बीच में दखल दिया तो तभी द्वितीय आंग्लो फ्रांसिस युद्ध प्रारंभ हुआ। अब हुआ क्या, ये जो डुप्ले था, इस डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ मिलकर के अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी तो अनवरुद्दीन का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली भाग करके ये पहुंचा तिरुचिरापल्ली। जैसे आप समझ सकते हो ये कर्नाटक क्षेत्र था और कर्नाटक से वो भाग करके यहां पर पहुंचा केरल वाले क्षेत्र में तिरुचिरापल्ली। जब ये तिरुचिरापल्ली यहां से यहां तक भाग करके पहुंचा तो अब यहां पर डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के बाद जब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी तो चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया और चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। और यहां पर इसने कर्नाटक की राजधानी आरकट को बना करके यहां पर कर्नाटक पर शासन करने लगा। लेकिन डुप्ले एक खुराफाती दिमाग का था, उसने फिर सोचा कि जो मोहम्मद अली था जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था वो जाकर के कहां छिपा था, तिरुचिरापल्ली। तो इसने डुप्ले ने फिर कहा चंदा साहब से चलो सेना लेकर के और उसके बेटे को ढूंढो। तो जब डुप्ले और चंदा साहब मोहम्मद अली का पीछा करते हुए यहाँ तिरुचिरापल्ली पहुंचे तो यहाँ पर जो आरकट था वो आरकट खाली हो गया। जब आरकट खाली हो गया तो इस क्लाइव ने आकर के यहाँ पर घेरा डाल दिया, क्योंकि क्लाइव को एक अफसर की तलाश थी कि जैसे ही चंदा साहब और डुप्ले इस क्षेत्र को खाली करेंगे, कहीं उसका पीछा करेंगे जाकर के, तो यहाँ पर हम घेर लेंगे। और क्लाइव की ये योजना सफल रही और उसने आरकट पर कब्जा जमा लिया। जब आरकट पर कब्जा जमा लिया तो इस तरह से यहाँ पर जो कर्नाटक था, कर्नाटक अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और जब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो इस तरह से डुप्ले की यहाँ पर बुरी तरह पराजय हुई और डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा फ्रांस बुला लिया गया। इसके बाद यहाँ पर गोडेहू को भेजा गया, मतलब डुप्ले के स्थान पर गोडेहू को भेजा गया। जो चंदा साहब था वो छिपता हुआ कहीं फिर रहा था तो वहां पर इसकी किसी राजा के द्वारा हत्या कर दी गई, तो कुल मिलाकर के चंदा साहब मारा गया। इसके बाद क्लाइव ने मोहम्मद
मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। और जब यहाँ पर डुप्ले की पराजय हुई, गोडेहू को भेजा गया, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक संधि हुई जिसको पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। पांडिचेरी की संधि ये हुई 1754 में। याद रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पांडिचेरी की संधि 1754 के द्वारा समाप्त हुआ। इस तरह से यहाँ पर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। तो इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, या तो एक बार इसको और छोटे से शब्दों में समझ लीजिए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जिसे हम द्वितीय आंग्ल फ्रांसीस युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1749 से लेकर के 54 तक चला। इसमें इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का कर्नाटक और हैदराबाद के जो उत्तराधिकारी थे उनके मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उनके बीच में दखल देना। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के मध्य यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, जबकि हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। और इसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दिया, जबकि क्लाइव ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ मिलकर के अनवरुद्दीन की हत्या कर दी और इसका बेटा भाग करके तिरुचिरापल्ली केरल में पहुंचा। अब जो चंदा साहब था, चंदा साहब आरकट पर अर्थात कर्नाटक की राजधानी आरकट को बनाकर के वहां पर शासन करने लगा, लेकिन डुप्ले ने पुनः चंदा साहब से कहा कि उसके बेटे मतलब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली का पीछा करो और उसे उसकी हत्या करो। कुल मिलाकर के उसका पीछा करने पहुंचे, जिसके कारण कर्नाटक में जो उसकी राजधानी थी आरकट खाली हो गई। इसी अवसर का फायदा उठा करके क्लाइव ने इस आरकट पर घेरा डाल दिया और आरकट के घेरे डालने के बाद ही पूरी तरह से डुप्ले की पराजय हुई, क्योंकि जो कर्नाटक था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। और जब डुप्ले की हार हुई तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और इसके स्थान पर गोडेहू को भेजा गया। पूछा गया है डुप्ले के बाद किसको भेजा गया था? गोडेहू को। अब उसके बाद जो चंदा साहब था वो कहीं जाकर के छिप रहा था और छिपते हुए में किसी राजा ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मोहम्मद अली को क्लाइव के द्वारा कर्नाटक का नवाब बनाया गया। अब उसके बाद जब गोडेहू भारत में आया तो गोडेहू और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई जिसको पांडिचेरी की संधि 1754 के नाम से जानते हैं। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, जबकि दूसरा कर्नाटक का युद्ध पांडिचेरी की संधि जो कि 1754 में हुई थी इससे समाप्त हुआ था। अब हेडिंग डाल लीजिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर के 63 तक चला। कर्नाटक का तृतीय युद्ध वास्तव में यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से लेकर के 63 तक चला था, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था या प्रेरित था। तो प्रश्न पूछा जाए कि कर्नाटक का कौन सा युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रेरित था, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 से प्रेरित था। वहां पर ऑस्ट्रिया और प्रशा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, जिसमें प्रशा का साथ इंग्लैंड ने दिया और ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस ने दिया। जब यहाँ पर आपस में युद्ध हो रहा था तो भारत में भी ये अपने अपने किले मतलब अपनी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने लगे, जिसके कारण ये यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर ये किलेबंदी कर रहे थे तो इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो कर्नाटक के तृतीय युद्ध में वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास किस स्थान पर है? तो वांडीवास तमिलनाडु में है।
तमिलनाडु में। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1763 को हुआ था। याद रखना, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 22 जनवरी 1763 को हुआ था। बांडीवास कहां पर है? तमिलनाडु में। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति था काउंट डी लाली। और दूसरी तरफ अंग्रेज जिसका नाम था आयरकूट। अंग्रेज आयरकूट ने काउंट डी लाली की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और बांडीवास का युद्ध एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जिसके द्वारा पूरी तरह से फ्रांसीसी की शक्ति भारत में समाप्त हो गई। और इस युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर जो सत्ता करेंगे या भारत में सत्ता के जो असली हकदार होंगे वो अंग्रेज होंगे, ना कि फ्रांसीसी। और इस तरह से बांडीवास का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ जो कि 22 जनवरी 1763 को हुआ। और उसके बाद पेरिस में एक संधि हुई 1763 में, पेरिस की संधि। इस पेरिस की संधि 1763 के द्वारा तृतीय युद्ध समाप्त हुआ और इस तरह से यहां पर पूरी तरह से अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। और मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। थोड़ा सा मतलब थका हुआ था और जिसके कारण से ये वीडियो लेट हुई। और जैसा भी आपको समझ में आया हो आप प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।